नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सक्सेना स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं भारत के आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन का नाम किसके नाम के आधार पर है और साइमन कमीशन की क्या क्या विशेषताएं थी और साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया और इसका क्या निष्कर्ष निकला, इन सभी बातों के बारे में इस शॉर्ट वीडियो में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि क्या था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आखिर था क्या, इस एक्ट का नाम क्यों रखा गया और ये क्या एक्ट था। तो इसमें दे रखा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगा, किंतु नवंबर 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग रखा गया। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए तथा सभी सातों सदस्य ब्रिटिश थे। तो यानी कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके 1919 जो भारत शासन अधिनियम था उसके 10 साल बाद बोला गया था कि सुधारों की दोबारा से समीक्षा की जाएगी और उस हिसाब से 1929 में होना था, लेकिन नवंबर 1927 में ही ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि इस तरीके से एक कमीशन बनाया जा रहा है, एक विधिक आयोग बनाया जा रहा है जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग रखा गया और उसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन नियुक्त किए गए। सर जॉन साइमन थे इसके अध्यक्ष, तो इन्हीं के नाम के वजह से ये साइमन कमीशन कहलाया। ये आयोग, ये समिति, ये साइमन कमीशन कहलाई। तो कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड का मानना था कि भारतीय लोग स्वयं संवैधानिक सुधारों हेतु योजना बनाने में अक्षम है, इसलिए साइमन कमीशन की नियुक्ति करना आवश्यक था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अगेन कि आखिर साइमन कमीशन क्यों ज़रूरी था। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के जो तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे लॉर्ड बर्कनहेड, वो ये मानते थे कि भारतीय लोग अपने संवैधानिक सुधारों को करने में अक्षम है, इसलिए साइमन कमीशन की नियुक्ति करना अभी ही आवश्यक है। ये जो 10 साल का टाइम दिया गया था वो 10 साल का वेट न करते हुए 1927 में ही, नवंबर 1927 में ही इस आयोग की नियुक्ति की गई जो कि भारतीय संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी। जो ये कमीशन आयोग बनाया गया उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की गई थी। 1927 में आयोग बना, 1927 में आयोग बना, 1930 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके प्रमुख बिंदु निम्नवत थे। फर्स्ट पॉइंट था इस रिपोर्ट का कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। प्रांतीय क्षेत्र जो भी थे उनमें कानून और व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। उत्तरदायी सरकार पहले नहीं हुआ करती थी, उत्तरदायी सरकार का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इस साइमन कमीशन में ये बोला गया कि जो प्रांतीय क्षेत्र थे उनमें भी उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट पॉइंट था केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। यानी कि जो केंद्रीय विधानमंडल था उसका पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो यानी कि यूनियन की इसमें भावना होनी चाहिए। जो यूनियन की फीलिंग होती है, इसका मतलब था कि इसके जो प्रांतीय सदस्य थे, प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्य थे, वही केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों का चयन करें अप्रत्यक्ष चुनाव के तरीके द्वारा। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के तरीके से जब वो प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्य केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्य का पुनर्गठन करेंगे तो आपस में एक यूनियन बनी रहेगी। तो उसी फीलिंग्स को जनरेट करने के लिए ये बोला गया कि केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना का विस्तार किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी समय नहीं था। उत्तरदायी सरकार से मतलब था कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सरकार। उत्तरदायी सरकार का मतलब था जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सरकार, लेकिन इसमें ये पहले वाले पॉइंट में बोला गया था कि जो प्रांतीय सदस्य थे वही केंद्र की विधानमंडल का गठन करेंगे। तो इस तरीके से ये बोला गया केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी सही समय नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था थी इसमें क्या था कि मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए मुस्लिम वोटर ही वोट दे सकते थे, मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए मुस्लिम प्रतिनिधि वोट दे सकते थे और
जो वोट डालने की, वोट देने की जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया गया था वो मुस्लिमों के लिए काफ़ी रियायती था, उसमें हिंदुओं की अपेक्षा काफ़ी रियायतें दी गई थी। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए। नेक्स्ट देखते हैं हम साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का विरोध किया गया, जो इतने ये पॉइंट्स हमने रिपोर्ट में देखे उनका विरोध किया गया कि किसी भी भारतीय को साइमन कमीशन का सदस्य न बनाया जाना तथा भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णयों का विदेशियों द्वारा लिया जाना भारतीय जनारोष का मुख्य कारण था। यानी कि विरोध का जो मेन रीजन था, अगर एग्जाम में पूछा जाता है विरोध का मेन रीजन क्या था, कि कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पहला पॉइंट, कमीशन में भारतीय एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। दूसरी चीज़ थी, भारत में स्वशासन के संबंध में जितने भी निर्णय लिए जाने थे, भारत में स्वशासन के संबंध में जितने निर्णय लिए जाने थे वो सारे अंग्रेजों द्वारा, सारे विदेशियों द्वारा ही लिए जाने थे, तो ये मुख्य कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गई। इस साइमन कमीशन के विरोध में जो भी प्रदर्शनकारी जगह जगह पर इकट्ठे हुए, पुलिस द्वारा बेरहमी से उन पर लाठियां बरसाई गई। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू तथा गोविंद बल्लभ पंत को बुरी तरह से पीटा गया। लाहौर में लाला लाजपत राय पर पुलिस की लाठियों से आई चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की इस साइमन कमीशन का विरोध करते समय 17 नवंबर 1928 की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि दिसंबर 1927 में हुआ था, उसमें एम ए अंसारी की अध्यक्षता में जो कि हुआ था, यानी कि जो मद्रास अधिवेशन 1927 एम ए अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था, कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर पर इसके स्वरूप का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। साइमन कमीशन को एवरी लेवल, हर लेवल पर इसका विरोध करने का या फिर इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट, किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, जबकि पंजाब में संघवादियों और दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया। ये एक एक्सेप्शंस थे, पंजाब में जो भी संघवादी थे, पंजाब में जो यूनियन लीडर्स थे, और दक्षिण भारत में जो जस्टिस पार्टी थी, इन्होंने इस साइमन कमीशन का विरोध न करने का निर्णय लिया। इसमें पहले वाले पॉइंट में देखा कि हमने लगभग सभी लोग मिले हुए थे, कि कांग्रेस भी थी, किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, यानी कि देश की जो प्रमुख उस टाइम पर स्वतंत्रता पार्टियां थी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, वो सब एकजुट होकर लड़ रही थी, इसका विरोध कर रही थी। लेकिन पंजाब में संघवादी और दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी, इन्होंने उसका विरोध न करने का निर्णय लिया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि एक्सेप्शंस कौन कौन थे, किन किन ने साइमन कमीशन का विरोध न करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस बीच मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस कमीशन या फिर किस एक्ट के विरोध में किया, तो ये साइमन कमीशन के विरोध में किया। या फिर क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण स्वतंत्रता, साइमन कमीशन के विरोध के स्वरूप में पूर्ण स्वतंत्रता का विरोध प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो वो नाम थे मोतीलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट पॉइंट है, पूरे भारतवर्ष में हड़ताल व विरोध किया गया तथा जहां भी साइमन कमीशन के सदस्य गए वहां इन्हें काले झंडे और साइमन गो बैक के नारे झेलने पड़े। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय विधानसभा के भारतीय सदस्यों ने भी साइमन कमीशन का स्वागत करने से इनकार कर दिया। जो केंद्रीय विधानसभा थी, केंद्र में विधानसभा थी, उसमें जो भी भारतीय सदस्य थे उन्होंने भी साइमन कमीशन को स्वीकार करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट आता है कि निष्कर्ष, आखिर इन सब विरोधों का क्या निष्कर्ष निकला, तो देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय सियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। यानी कि ब्रिटिश सरकार थोड़ा सा झुकी और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम बैठ के बात करते हैं, आखिर क्या क्या इश्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने जो ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि थे उनके साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये क्वेश्चन बनता है, 3 गोलमेज सम्मेलन किस कारण हुए थे, तो वो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, उस पर दोबारा से चर्चा करने के लिए ये 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। इन गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस की तरफ से कौन शामिल हुए थे, तो वो थे गांधी जी। इन तीनों सम्मेलनों के आधार पर संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र था, जो व्हाइट लेटर बनाया गया था संवैधानिक सुधारों को लेके, वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो चर्चा हुई थी उसके आधार पर बनाया गया था, जिसे आगे चलकर कुछ संशोधनों के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया था।
जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो निकाला गया था उसमें इस संवैधानिक सुधारों के श्वेत पत्र के निष्कर्षों को शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों हमने इस शॉर्ट वीडियो में साइमन कमीशन के बारे में काफ़ी संक्षिप्त में समझा, जाना और पढ़ा। एग्जाम की दृष्टि से लगभग सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।